हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की क्लास जो हमारी चल रही थी। अभी तक लगभग 27 से 28 क्लास हो चुकी हैं और ये नेक्स्ट क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। थोड़ा गैप ले लेके क्लास को कराया जाता है। इसका एक ही रीजन है कि जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस को नहीं देख पाए वो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा। और ये सीडीपी की क्लास हमेशा चलने वाली है, कभी भी बंद नहीं होगी। चाहे आपका जुलाई का एग्जाम हो जाए उसके बाद भी आपकी ये क्लास चलती रहेगी। क्लियर है मेरे भाई? तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा की, तो यहाँ से आप लोग सीडीपी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीडीपी के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं और क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मेरे भाई हिंदी, इंग्लिश, बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं। तो मैं आपका वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा अपने टॉपिक पर आता हूं और अपने क्वेश्चंस पर आता हूं। आज का अपना क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए, ये पेपर ही आपका और डायरेक्ट पेपर से सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि अपने आप में यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई टीचर ऑथेंटिक चीजें थ्रू एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनके पास ये वीडियोस पहुंच पाए। क्लियर है मेरे पास? सभी का फायदा होना चाहिए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बताइए मेरे भाई, स्थूल गत्यात्मक कौशल का क्या उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा जो होता है वो होता है फाइन मोटर स्किल। क्या होता है मेरे भाई? फाइन मोटर स्किल। तो दो प्रकार की स्किल होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। मेरे भाई अगर यहाँ पर बात की जाती है ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए, तो यहाँ पर जो लार्ज मसल्स हैं, क्या है? लार्ज मसल्स का यूज किया जाता है। और यहां पर अगर बात करें फाइन मोटर स्किल की, तो यहां पर स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है। किसका? स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? अगर आप भागने की बात कर सकते हो, भागना हो गया, आप यहाँ पर दौड़ने की बात कर सकते हो, और यहाँ जंपिंग वगैरह की बात कर सकते हो, जबकि यहाँ स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है। आंख, कान, नाक, गले का यूज बोल सकते हैं, यूज यहाँ पर किया जाता है। तो आप टच एंड के लिए बात कर सकते हो, टच की बात कर सकते हो, आंख वगैरह की जो बात की जाती है उसके लिए बात कर सकते हो। उनका जो यूज किया जाता है वो फाइन मोटर स्किल्स होता है। तो पढ़ते हैं पहले, हाथ का जो यूज किया जाएगा वो स्मॉल मसल्स के थ्रू फाइन मोटर स्किल्स का ही पार्ट होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन जो है चित्र बनाने के लिए पेन को पकड़ना। देखिए अगर आप पेन को पकड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने हाथ का ही यूज कर रहे हो, स्मॉल मसल्स का यूज है, जो कि आपका फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा। इसको जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो आपका फाइन मोटर स्किल का पार्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, कागज को आड़ा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना, तो काटने के बाद भी फाइन मोटर स्किल्स के पार्ट में ही आला का परोना, ये भी फाइन मोटर स्किल का पार्ट होगा। जबकि अगर बात करते हैं खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मारना, अगर आप मार रहे हैं, कहीं नहीं आपको लार्ज मसल्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि किसका पार्ट हो जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल का पार्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा था ग्रॉस मोटर स्किल का पार्ट कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जब सीटेट ने पूछा तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की इसमें कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइए, कौन कौन स्टूडेंट दे पाएगा देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम फिल टू फिल, बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है। बताइए, तो जो बच्चों का इसका विकास है वो सेंटर टू आउटवर्ड्स, क्या बोलेंगे? आउटवर्ड्स बढ़ता है, या बिल बोल सकते हैं पेरीफेरी में बढ़ता है। क्लियर? यानी केंद्र से बाहर की ओर, पैर की ओर नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है,
वो भी इसका पार्ट नहीं है। विशिष्ट सामान्य नहीं होगा, डिजिटल नहीं होगा। देखिए, दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक होता है प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट और एक होता है सेफेलोकोडल। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर जो बात की गई है, ये जो पार्ट है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू पेरिफेरीज, से बाहर की ओर, तो ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिजिटल बोलते हैं। प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई? एक होता है हेड टू टॉ। क्या होता है? हेड टू टॉ, इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। क्या बोलते हैं? सिर से पैर की ओर इसे कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर बात करें तो ये वाला जो होगा केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, जबकि हेड टू टॉ ये जो होता है ये आपका सेफेलोकोडल का हिस्सा होता है। सेफेलोकोडल। क्लियर है? इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्षगामी और इसको बोलते हैं शीर्ष अधोगामी, करके कुछ इस तरीके से बोला जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आओ कभी हवेली पर, ऐसे बोल सकते हो ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों के ये सरसन दे रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन सब सीटेड पूछता है। स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसे। बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है सर्वप्रथम। तो बच्चों के समाजीकरण का सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो बच्चों का विकास होता है, और माँ को तो सबसे फर्स्ट टीचर कहा जाता है बच्चे की। क्लियर? तो उसके माता पिता के तो कहा जाता है। तो बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। अब इसी को, अब ये समाजीकरण है, तो परिवार में बच्चों का समाजीकरण की प्रथम कारक है, प्रथम संस्था है, प्राइमरी एजेंसी बोल सकते हो। तो ये इसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। तो ये वाली बात जो होगी बिल्कुल सही होगी, और पहली बात भी सही है, दूसरी भी बात सही है, रीजन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। देखिए, दो प्रकार की एजेंसी होती है। एजेंसी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एजेंसी और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका परिवार आता है, और आपका आस पड़ोस जो होता है, आस पड़ोस, ये जो होता है ये आपका प्राइमरी एजेंसी का पार्ट होता है। जबकि सेकेंडरी एजेंसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर सेकेंडरी एजेंसी में देखा जाए तो आपका जो स्कूल होता है सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट होता है। आप मीडिया की बात कर सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह की, ऑनलाइन मीडिया अच्छे सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी एजेंसी का ही कहीं ना कहीं पार्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सेकेंडरी एजेंसी के पार्ट होते हैं। जो समाज होता है वो सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए फॉर अंगारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो इसमें से क्या सिखानी चाहिए? चलिए भाई, इसका आंसर दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर बात कर सकते हो, 3 से 6 वर्ष का बच्चा छोटा बच्चा होता है, क्या आप उसको संरक्षण की भावना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। संरक्षण का मतलब होता है एक तरीके से कंजर्वेशन। अब मान लीजिए कि 2 बर्तन है हमारे पास, एक बर्तन ये है और एक बर्तन इस तरीके से है। इसकी ब्रेड थोड़ी ज्यादा है, इसकी ब्रेड कम है। इसके अंदर 2 लीटर पानी भरा हुआ है और हमने उससे उड़ेल दिया इसमें, तो इसके अंदर 2 लीटर जो पानी होगा वो काफी मात्रा में दिखेगा। क्लियर है? तो बच्चा यही कहेगा कि मुझे तो यही वाला चाहिए। 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होगा, वो यही बोलेगा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसको लगेगा कि इसमें ज्यादा है। जबकि देखा जाए तो दोनों में 2 लीटर ही है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर उसके अंदर कंजर्वेशन की भावना नहीं आ पाती है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं होता है। तो यही होता है आपका कंजर्वेशन। तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अनुक्रमता की बात करें, तार्किक अनुप्रयोग नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत तार्किकता शुरू हो जाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष।
4 अवस्था हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष की अवस्था है। अब इन अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो इसको बोलते हैं शिशवावस्था बोल सकते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था बोल सकते हैं। इसको अगर हम बोले 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको बात करें 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये जो भावना है ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब 2 ऑप्शन, अनुक्रमता भी इतनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन सांकेतिक प्रतिनिधिकरण यहाँ पर देखने को मिल जाता है काफी। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो बच्चे के लिए, जो कि बेहतर माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज आंसर। क्लियर है? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही टुच्चा सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये भी जीन पियाजे साहब के सिद्धांत के ऊपर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? बात की जाए तो वो किसके अंतर्गत, क्लासिफिकेशन उनके अंतर्गत आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लासिफिकेशन उनके अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमें बात करनी है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेरे भाई, बच्चा जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, यहां पर अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो यहां पर वो अरेंजमेंट थोड़ा बहुत सीख जाता है। आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था के अंदर तो क्लियरली अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहां पर स्टार्टिंग हो जाती है क्लासिफिकेशन की। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, फिल करना है का प्रयोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है। पता ये क्या होगा इसमें से? बहुत अच्छा प्रश्न है और टुच्चा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। अरे भोले मम्मा देते नोट, छप्पड़ की मशीन सबकी बचा तुम्हें। चलिए भाई, पाण की बात करें तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। इसको हम बोल सकते हैं ढांचा। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जब भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई आप कार्य करने के लिए दे रहे हैं, उस बच्चे को कोई समस्या आ रही है, तो बीच बीच में जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, टेम्पररी गाइडेंस दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पाड़ या ढांचा कहते हैं। वस्तु स्थायित्व यहाँ पर बात की जाए, चलिए देखते हैं, ये भी नहीं होगा। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। इसकी जो बात की गई थी समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, ये लेब वाइगोस्की के द्वारा की गई थी। और इसकी भी बात करें स्कैफोल्डिंग की, तो ये भी लेब वाइगोस्की के द्वारा की गई थी। वस्तु स्थायित्व तो नहीं होगा, यहाँ पर स्कीमा होगा राइट आंसर। यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने बताया था कि बच्चे किसी भी चीज के बारे में जो अपने आप दिमाग में स्वयं से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वही आपका स्कीमा होता है। मान लीजिए कि मैं एक बच्चे को पहाड़ पर ले गया, क्लियर है, और यहां से मैंने उसको दिखाया। अब उसके दिमाग में है कि पहाड़ पे पेड़ भी होगा, बर्फ भी होगी, और यहाँ से इस साइड में आपको सूरज भी देखने को मिल सकता है, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर वो बच्चा बोलता है कि ये तो नेचर की प्रकृति होती है, खुद स्वयं से बोलता है, यानी कि खुद से वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। और जब स्वयं से बच्चा कॉन्सेप्ट बना लेता है, तो इसी चीज को हम क्या, किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? स्कीमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंदू की चाची। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोइलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए, तो संज्ञानात्मक विकास के स्तरों की बात की जाए, तो लॉरेंस कोइलबर्ग ने जो स्तर बताए हैं वो कुल मिलाकर कितने बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। अब कौन कौन से स्तर बताए हैं इसको समझ लेते हैं। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज है। क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है भाई, तो 3 स्टेज लॉरेंस कोइलबर्ग के द्वारा बताई है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, जो कि
आप बोल सकते हो 0 से 3 वर्ष की अवस्था जो होती है इसको कहते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 3 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। और 10 से सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ये जो होगा आपका 3 से 10 वर्ष की अवस्था होगी। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्लियर है। और ये जो होगी आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था होगी। और इसके बाद ये बात करें 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अब इनके भी दो दो पार्ट हैं। इनके भी क्या है, दो दो पार्ट हैं। इनके क्या है, दो दो पार्ट है। तो यहाँ पर कुल कितने चरण हो जाते हैं, तो चरणों की बात की जाए तो कुल मिला के 6 चरण बनते हैं। क्लियर है। तो जैसे को तैसा ये होता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म, जिसको बोलते हैं जैसे को तैसा, जो कि आपका आता है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, पूर्व परंपरागत स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का पाण प्रदान करते हैं। पाण का मतलब होता है एक तरीके से टेम्पररी हेल्प जो दी जाती है, जिसे हम ढांचे के नाम से भी जानते हैं। उनमें असफलता का भय पैदा करके आप सारे कर सकते हैं जो कि सही माना जाएगा। और प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके पूरा कर दे तो कौन सी तुम्हारी भैंस खुल जाएगी। तो इस वजह से ये भी गलत है। प्रश्न में कुछ कर्षण जोड़ने की आपको क्या जरूरत भैया, डिस्ट्रैक्शन नहीं जोड़ सकते, डिस्ट्रैक्टर नहीं जोड़ सकते। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करना, तो निरुत्साहित भी नहीं करोगे। अब तो चारों के चारों गलत हो गए। अब क्या होगा, तो इसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सही मुझे लग रहा है, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, जो कि ये सही होगा, क्योंकि आधा समाधान दे रहे हो एक तरीके से आप टेम्पररी हेल्प ही दे रहे हो, कंप्लीट सॉल्यूशन फिर भी नहीं दे रहे हो, तो ये आपका राइट आंसर मान लिया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ, इधर इधर आओ, इतनी तेजी से मत भाग भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनिए। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्लियर है मेरे भाई। हावर्ड गार्डनर की बात की जाए तो हावर्ड गार्डनर ने जो दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्लियर है भाई। जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने पाण के बारे में बताया। लॉरेंस कोइलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो सही होगा, सही युग्म चुनना था, थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंदू की चाची। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न ही हम एक वीडियो के अंदर कराते हैं ताकि आप लोग वीडियोस को देख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समन्वित करती है। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स, ज्ञान सृजन की चाह, बात तो ठीक लग रही है। विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सम्मुख जवाब लगा सकते हो। विमुखता कौन सी होती है भाई, सामाजिक संदर्भों में अलगाव नहीं होगा, विषय वस्तु का कंठस्थी नहीं होगा। तीनों के तीनों शब्द गलत हैं, आंसर अब गलत हो जाएगा। ए फॉर क्या होगा भाई, ए इज द राइट आंसर, ए फॉर, आराम से कर देते हो भाई। चलिए तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी, हमेशा चलेगी। और इस सीरीज की खास बात यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। पेपर कैसा आता है ये आपको पता होगा तो आप बेहतर कर जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई।